नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आज कठुआ दौरे के मद्देनजर वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। मनोज सिन्हा अपने इस दौरे के दौरान कठुआ को कई सौगातें देने जा रही हैं। वह कठुआ की पहली फूड मार्केट, विकास कार्यों और नहर किनारे विकसित किए गए वाटर फ्रंट समेत जिले भर में लगे 50 सीसीटीवी कैमरों के कमान और नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। उनके दौरे के मद्देनजर कठुआ शहर, जम्मू पठानकोट हाईवे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिंक मार्गों समेत आसपास के इलाकों में सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए गए हैं। इसके तहत कठुआ शहर के भगवान श्री परशुराम चौक से ड्रीमलैंड पार्क को शुक्रवार शाम को ही सील कर दिया गया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज कठुआ दौरे के मद्देनजर वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपने इस दौरे के दौरान कठुआ को कई सौगातें देंगे, जिसमें कि फूड मार्केट, विकास कार्यों और नहर किनारे विकसित किए गए वाटर फ्रंट समेत जिले भर में 50 सीसीटीवी कैमरों के कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन भी वो करेंगे। इस दौरे के मद्देनजर कठुआ शहर, जम्मू पठानकोट हाईवे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिंक मार्गों समेत आसपास के तमाम इलाकों में सुरक्षा प्रबंध जो थे वो कड़े कर दिए गए हैं। और इन सब के बीच में जो कठुआ शहर के भगवान श्री परशुराम चौक से ड्रीमलैंड पार्क को शुक्रवार शाम को ही इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। और करते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ गए। रंजीव, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ये दौरा है और कई सौगातें वहां पर वो कठुआ को देने वाले हैं। सिर्फ कठुआ को फायदा नहीं होगा, पूरे जम्मू कश्मीर को उसका फायदा मिलेगा। और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है और इतनी सौगातें एक साथ मिल रही हैं, तो वहां पे रोजगार के किस तरह के अवसर जो वो प्रदान होंगे और युवा वर्ग खासतौर पर कितना उत्साहित है? देखिए साहिल, मैं बताऊं कि यहाँ पर माननीय एलजी मनोज सिन्हा आज जो कठुआ जिले के दौरे पर हैं और दो महत्वपूर्ण जगहों पर उद्घाटन के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वो बॉर्डर के इलाके में एक निजी यूनिट है, फैक्ट्री है, उसका शिलान्यास रखेंगे और उसके बाद दोपहर 2:30 बजे के करीब कठुआ के डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के पास ड्रीमलैंड पार्क के पास जो नहर के किनारे जो वाटर फ्रंट बनाया गया हाल ही में सीआरएफ के तहत, जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से करीब 80 लाख रुपए की लागत से, उसका भी उद्घाटन करेंगे। वहां पर 50 के करीब जो दुकानें हैं, फूड मार्केट, जो पहली फूड मार्केट है कठुआ जिले की बात करूं तो वहां उसका भी उद्घाटन करेंगे। उसके साथ साथ जो वाटर फ्रंट है उसके वहां पर उसका भी उद्घाटन करेंगे। और जिसके चलते अभी वहां पर 50 सीसीटीवी कैमरे जो पहाड़ी इलाकों से लेकर जम्मू पठानकोट हाईवे के ऊपर लगाए गए हैं, उनका एक नियंत्रण कक्ष जो डीसी ऑफिस कठुआ में है, जिससे पूरी निगरानी की जाएगी, उसका भी वो उद्घाटन वो करने वाले हैं। तो इस सब के बीच कठुआ को सौगातें तो मिल रही हैं, जिसके चलते कठुआ के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और इस उत्साह के बीच आज ये उद्घाटन समारोह अपने आप में एक क्योंकि इस वाटर फ्रंट का मकसद है कि शहरी पर्यटन को बढ़ावा देना, क्योंकि शहरों के अंदर लोगों को जाने के लिए, कहीं अपना समय बिताने के लिए, पर्यटकों के हिसाब से, अगर पर्यटन के हिसाब से पिकनिक मनाना है या किसी को जाना है, तो उसके लिए ये वाटर फ्रंट को विकसित किया गया है। और इसमें यहाँ पर फूड मार्केट है जो बनाई गई है, वहाँ पर खाने पीने का सामान जो है वो मिलेगा। और इसके साथ साथ बच्चों के लिए झूले के अलावा म्यूजिकल जो फाउंटेन लगाए गए हैं और वहां पर रंग बिरंगी म्यूजिकल लाइटें लगी हैं, जिसके चलते, और साथ में सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि कठुआ शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है उसको देखते हुए, क्योंकि आए दिन लोग जो है सड़क पर ही अपनी गाड़ियां पार्क करते थे और डीसी ऑफिस के पास जब भी निकलते थे तो एक तरफ का रोड जो है वो ट्रैफिक से जाम रहता था। तो उसके चलते डीसी ऑफिस के साथ ही एक पार्किंग जोन बनाया गया है, जहां पर तारकोल रातों रात डाल दी गई है और वहां उसका भी उद्घाटन जो है इसी के साथ होगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो कठुआ जिले को आज बिल्कुल, कुल मिलाकर काफी सौगातें जो आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है कठुआ को देंगे। पर उस बीच में वाटर फ्रंट की बात करते हैं तो वाटर फ्रंट से कितना पर्यटन उद्योग जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, उसके लिए किस तरह से काम जो है वो किया जा रहा है, उसको किस तरह लाइमलाइट पे लाने की कोशिश जो है वो की जाएगी, ताकि वहां पर आम लोगों के साथ साथ जो बाहरी राज्यों से लोग आते हैं वो भी उस वाटर फ्रंट तक पहुंच सके और लाभ
मिल सके वहां के लोगों को? देखिए, कठुआ कैनाल के किनारे पर ये वाटर फ्रंट बनाया गया है। यहाँ पर स्केटिंग के अलावा साइकिलिंग के लिए पाथ बनाया गया है, और जो सैरगाह बनाई गई है, लोगों को जो सैर करते हैं वहाँ पे दोनों साइड सुरक्षा जो है वो कल रात से ही वहाँ पर खड़ी कर दी गई थी। वहाँ पर टाइल वर्क किया गया, करीब 80 लाख रुपए की लागत से इसको बनाया गया, और नहर के किनारे शहर के बीचों बीच बना है, जिसका उसका जो ज्यादा लाभ है वो कठुआ शहर के लोग ही उठाएंगे। और बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी एक काफी दार्शनिक स्थल बनता जा रहा है ये वाटर फ्रंट, क्योंकि गर्मियों के दिनों में लोगों को नहर के किनारे जाते हैं तो वहां पर अगर सुविधाएं होंगी तो लोगों का जाना और भी लाजमी हो जाता है। तो सुविधाओं की आपने लोगों बात को की, तो काफी वहां पर किस तरह सहूलियत की मिल रही है। सुविधाएं जो है वो मिलेंगी लोगों को? कि उसके लिए किस तरह से काम वहां पर किया जा रहा है? क्या वहां पर दुकानें जो है उनको विकसित कर दिया गया है? क्या उनको खोल दिया गया है? बिल्कुल, जो फूड मार्केट है उसका वहाँ पे दुकानें खुल चुकी हैं, और वहाँ पर आज माननीय एलजी साहब वहाँ पर उनका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ वहाँ पर रोजगार के अवसर जो पैदा हुए, करीब 120 परिवार जो है वो इस वाटर फ्रंट की जो फूड मार्केट है उससे अपना परिवार का पेट पाल सकते हैं। तो ये एक रोजगार को लेकर भी एक बड़ा कदम इसको माना जा रहा है। तो इस वाटर फ्रंट का कठुआ के हर तबके की तरफ से काफी सराहना की गई है। इसमें साफ सबसे तौर पर मुख्य रंजीत, यही जो बात समझ आती है रोड कि ये इससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं और व्यापार में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी इस वाटर फ्रंट से। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, और उपराज्यपाल के और क्या क्या वहां पर दौरे रहेंगे? क्या कहीं फैक्ट्रीज का दौरा भी रहेगा, कहीं और जाने का उनका रहेगा प्लान? बिल्कुल, उससे पहले जो 1-1:30 बजे बॉर्डर का इलाका है कोट पुन्नू, वहां पर दुनफेरी एक प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म फैक्ट्री है जो पॉलीमर की, वो उसका शिलान्यास करेंगे। उसके उसके बाद वो एक निजी फंक्शन के तौर पर फैक्ट्री की तरफ से किया जा रहा है, और उसके बाद कठुआ में 2-2:30 बजे के फ्रंट का उद्घाटन होगा। तो कुल मिला जिले में 2 कार्यक्रम हैं। कुल मिलाकर आज की बात करूं तो सांबा जिले में भी उनका एक कार्यक्रम जो है वो रामगढ़ इलाके में एक ड्राई फ्रूट नट्स की फैक्ट्री है, उसका भी वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। जी। धन्यवाद रंजीत, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। साफ तौर पर बात कठुआ की करें तो कठुआ को एक बड़ी सौगात, सिर्फ कठुआ के लिए सौगात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी सौगात जो है आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है और वो देने जा रहे हैं। और जहां पर वाटर फ्रंट की बात की जाए तो वहां पर कई परिवारों को रोजगार तो मिलेगा, उसका व्यापार भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। फैक्ट्रियों का शिलान्यास भी करेंगे, उससे भी रोजगार बढ़ेगा। लगातार जम्मू कश्मीर विकास की राह पे है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं डोडा में। डोडा में पर्यटन विभाग की एक संपत्ति की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पर्यटन विभाग ने यहां साल 2009 में पर्यटकों की सुविधा के लिए एक कैफे का निर्माण किया था, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने किया था। हालांकि समय बीतने के साथ ये कैफे शराबियों के अड्डे में तब्दील हो गया। मौजूदा समय में इसके शीशे चारों ओर बिखरे पड़े हैं, और स्थानीय लोगों की माने तो यह अब शराबियों व अन्य असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। पर्यटन विभाग इसकी मरम्मत करवाकर इसे दोबारा शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं, जो बयां कर रही है वहाँ की हालत, किस तरह से कितना पैसा वहाँ पर लगा और उसके बाद उसका रख रखाव नहीं किया गया। और ये साफ तौर पर जहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने की बातें की जाती हैं, पर जब ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आती हैं तो पर्यटन उद्योग को कहाँ से बढ़ावा मिल रहा है? कहीं ना कहीं इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी, और किसी निजी व्यक्ति को इसका टेंडर देकर वहाँ पर इसका संचालन करना चाहिए था, ताकि यहाँ पर जो पर्यटक आते वो इसका साफ तौर पर लाभ उठा सकते हैं। पर टूटे हुए शीशे साफ दिख रहे हैं। अब इस पर लाखों रुपए खर्च होंगे तभी जाकर ये ठीक हो पाएगा और दोबारा उसका पुनर्वास हो पाएगा। पर क्या इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है डिपार्टमेंट? वो अहम बात है। आखिर क्यों नहीं दिखा रहा? जो पैसा ये लगा है ये जनता का ही पैसा है, जो टैक्स से भरा जाता है, और उसके बाद भी जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो ये निराशाजनक तस्वीरें हैं। और अहम बात यह है कि आखिर प्रशासन मूक दर्शक बनकर क्यों बैठा हुआ है? रुक करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास मनहास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, एक साफ तौर पर ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है, आखिर मूक दर्शक बनकर प्रशासन क्यों बैठा हुआ है, डिपार्टमेंट क्यों बैठा हुआ है? देखिए साहिल, 2009 का वो दिन कोई नहीं भूलेगा जब इसका उद्घाटन यहाँ के चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद ने किया था, और टूरिज्म मिनिस्टर भी इनके साथ थे, और एक R&B मिनिस्टर जो डोडा के ही रहने वाले अब्दुल मजीद वानी थे। और इस टूरिस्ट कैफे को जो है वहां पर खोला गया था, क्योंकि भद्रवा एक बहुत बड़ा टूरिज्म हब है और बन भी चुका है, और जहां पर लाखों टूरिस्ट घूमने फिरने भी आते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल ये
डोडा में टूरिस्ट कैफे यहाँ पर खोला गया था, लेकिन इसकी कोई भी देख रेख नहीं की गई। और इसको बनाने के बाद यानी लाखों रुपए इसके ऊपर खर्चे गए, उसके बाद इसकी कोई भी मरम्मत नहीं की गई। कम से कम कैफे को साथ में यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए कुछ चीजें रखी जाती, तो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन पॉइंट बनता और आने वाले समय में और ज्यादा टूरिस्ट इस ओर आते और कहीं ना कहीं आनंद भी लेते। विकास, इसके बनने के बाद इसका संचालन क्यों नहीं किया गया? क्या इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई थी या किसी निजी संस्थान को उसको देने की बात सामने आई थी? क्या कुछ मतलब बातें निकल के सामने आ रही हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसके बाद लगभग 3 या 4 बार इसका टेंडर किया, इसे रिपेयर किया, फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पर इसकी खस्ता हालत, जैसे वो टेंडर जिसने भी लिया उसके बाद खस्ता हालत हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पर शराब पीने वाले लोग या फिर इस तरह की छेड़खानी करने वाले लोग यहाँ पर पहुंचते थे, जो इस बिल्डिंग को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं, शीशे तोड़ चुके हैं, ये तमाम चीजें। अगर आपके पास इतनी बड़ी जगह है जहां पर आप सीनियर सिटीजन को भी शाम के समय ला सकते हैं, जो टूरिस्ट हैं उन्हें भी ला सकते हैं, बच्चों को ला सकते हैं, ये तमाम चीजें यहाँ पर करवा सकती है, क्योंकि डोडा बिल्कुल सिटी विकास, के आपकी बात अंदर तो सही है। मैं इकलौती आपसे ये ऐसी। समझना चाहूंगा कि जो ये संस्थान बनाया गया है टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इसको वो खुद संचालित करना चाहते थे या किसी को ये सब टेंडर करते थे? देखिए, ये पिछले कई समय से सब टेंडर ही किया है और उसके बाद इसे ऐसे ही छोड़ दिया है, यानी किसके हवाले किया है कोई पता नहीं है। और इस बिल्डिंग की कोई गेट खुला है, ये तमाम चीजें, जानवर इसके अंदर घुसते हैं, गंदगी इतनी मची हुई है, शाम के समय यहाँ नशा करने वाले लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं, कई बार पुलिस ने भी कार्रवाई की है। तो लोग चाहते हैं कि इसे दोबारा से ठीक किया जाए और एक अच्छा माहौल बनाया जाए और कम से कम हमारे सोसाइटी के अंदर एक अच्छी जगह जहां पर है उसे और ज्यादा निखार कर सामने लाया जा सके, ताकि टूरिस्ट भी आए और यहाँ के लोग भी जो है यहाँ पर जाकर बैठें शाम के समय, ये तमाम चीजें करवाई दी सकती है। विकास, एक तरफ पर्यटन को बढ़ावा देने की बातें की जाती हैं, पर जिस तरह ये तस्वीरें सामने आ रही है तो इस तरह से पर्यटन को तो बढ़ावा कभी नहीं मिलेगा। तो क्या इसके बाबत कोई जानकारी मिल पाई है? क्या आपने टूरिज्म डिपार्टमेंट से बातचीत हो पाई है कि आखिर इसको ठीक करवाया जाएगा? अगर करवाया जाएगा तो कौन सी समय में ये ठीक होगा? देखिए, तो जितने भी यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट या जिन लोगों से मेरी बात हुई उनने कहा कि बस यहाँ पर टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाती है या फिर टेंडर का ज्यादा रेट रखने के कारण या फिर इस बिल्डिंग की खस्ता हालत होने के कारण कोई भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहता, कोई भी किसी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। और अगर यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट अपने अंडर लेता है, दोबारा से इसे रिपेयर करता है, यहाँ पर पैसा इकट्ठा करता है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और बहुत सारी चीजें यहाँ खोली जा सकती हैं, जहाँ पर बैठने के लिए तो जगह मिलेगी, साथ में टूरिस्ट भी यहाँ घूमने फिरने आ सकते हैं, क्योंकि भदरवा बहुत बड़ा टूरिज्म हब है। तो डोडा से होकर ही निकलना है, जो लोग डोडा आएंगे कम से कम यहाँ पर बैठेंगे तो सोचेंगे कोई अच्छी जगह है, लेकिन जिस तरह की खस्ता हालत है काफी हैरान कर देने वाली है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि दोबारा से इसे ठीक किया जाए। धन्यवाद विकास, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। साफ तौर पर तस्वीरें तो बयां करती हैं वहाँ की हालत, पर एक बड़ी बात ये सामने आ जाती है कि जिस तरीके से वहाँ पर यह हालत है, आखिर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही प्रशासन की तरफ से? क्यों डिपार्टमेंट लंबी ताने सोया हुआ है? तो एक अहम बात है, क्योंकि जहाँ पे बढ़ावा देने की बात होती है टूरिज्म को, और वहीं पर देखा जा रहा है कि टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। ये खुद मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने इसका इनॉग्रेशन किया था और इसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। सब टेंडरिंग होती है पर इसका रखरखाव कोई करने वाला नहीं है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लेकर। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आज चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करवाए जा रहे हैं, जिनमें 6 पदों के लिए 13 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने जा रहा है। प्रधान पद के लिए अरुण गुप्ता और चैम्बर के पूर्व प्रधान राकेश गुप्ता चुनावी मैदान में हैं, जबकि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए अनिल गुप्ता और दीपक अग्रवाल, जूनियर वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए और सुनील गुप्ता, महासचिव पद के लिए मनीष गुप्ता और राहुल महाजन, सचिव पद के लिए आशु गुप्ता और राजेश गुप्ता, जबकि ट्रेजर पद के लिए मानिक गुप्ता और राजेश गुप्ता चुनावी मैदान में हैं। चुनावी प्रक्रिया आज दोपहर तक चलेगी और देर रात तक नतीजे भी घोषित किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
देखिए, मैं सभी अपने मेंबर्स को अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पर आएँ और वोट कास्ट करें और इस बात को महसूस करें कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेफ़ हैंड्स में रहे और अच्छे लोग जो हैं इस चैम्बर के ऑफिस बीरर बने। लेकिन मैं इतनी अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि सभी आएँ और अपने वोट और अपने हक का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। पहले तो मैं अपने आदरणीय वोटर्स को अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैं समझता हूँ कि बहुत गर्मी है और हमारे सीनियर मेंबर्स को काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन वो बढ़ चढ़ के लार्ज नंबर्स में आए। 100% पोलिंग होगी, नए लीडरशिप जिसको भी वो ठीक समझे वोट डालें। माता रानी ने हार जीत तो बनाई होती है। और दूसरा, जैसे पिछली बार भी हमारा कोई पोलिंग एजेंट नहीं लिया गया था, इस बार भी हमारी बात नहीं मानेगी। अभी तक पोलिंग स्टाफ में हमारा कोई आदमी नहीं है, मगर अब प्रशासन को हमने रिक्वेस्ट की है 5-10 मिनट में शायद वो एक आदमी हमारा एज ऑब्जर्वर अंदर लगा दें। तो हमें उम्मीद है शांतिपूर्वक माहौल में इलेक्शन होगा और जिस पे भी विश्वास होगा हमारे आदरणीय वोटर्स का, वो जीत के आएगा। और मैं अपने सारे कंटेस्टेंट्स जितनी भी पोस्टों पे और अपने प्रतिद्वंदी अरुण जी को भी ऑल दी बेस्ट कहना चाहता हूँ। जैसे कि सबको पता है, आज 8 जून को हमारे जम्मू प्रोविंस की जो हमारी बॉडी है, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन हो रहे हैं। हमारे 6 पोस्टों के इलेक्शन होते हैं, उसमें एक पोस्ट कैशियर की होती है जिसके लिए मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। मैं अपने वोटर्स को यही अपील करता हूँ कि बेशक गर्मी बहुत है, हमें भी लग रहा है, लेकिन वोट डालने ज़रूर आए, क्योंकि वोट जो है एक डेमोक्रेटिक राइट होता है हर वोटर का। वोट डालने ज़रूर आए और मैं कैशियर कंटेस्ट कर रहा हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद दें। मौजूदा समय में गर्मी अपने चरम पर जा पहुंची है। भीषण गर्मी जहां हर किसी के पसीने छुड़ा रही है, वहीं डॉक्टरों की माने तो यह मौसम लोगों की जानों के लिए घातक भी साबित हो सकता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर फयाज अहमद वानी ने बताया है कि इस मौसम में हीट स्ट्रोक का खतरा सबसे ज़्यादा बना रहता है। डॉक्टर वानी ने हीट स्ट्रोक से बचने के कई उपाय बताए हैं। आपको बता दें कि जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में शनिवार से तापमान और बढ़ गया है और यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। खासतौर पर दोपहर के समय लू के थपेड़ों से लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। जैसे आजकल दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 12 बजे से लेके समझ लो 3-4 बजे तक जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सनशाइन होता है। तो कोशिश करनी चाहिए इस दौरान अपने आप को डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट करने की, शेड में रहना। काम जितना भी होता है कोशिश करनी चाहिए अर्ली मॉर्निंग इवनिंग आवर्स में ज़्यादा काम करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा ज़्यादा जो एट रिस्क रहते हैं, जैसे लेबर क्लास जो वर्कर्स होते हैं, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है, या कोई जितने भी मतलब एथलीट्स होते हैं, तो अगर खेल कूद है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो है वो जो भी करते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क रहता है। तो ऐसे टाइम पे करना चाहिए जब टेम्परेचर कम होता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में करना चाहिए। एक दिन में 2 लीटर यूरिन आना चाहिए और यूरिन जो है वो क्लियर होना चाहिए। जब भी आपको लगेगा कि यूरिन जो है हाई कलर्ड है, मतलब जैसे येलो होता है, कुछ लोग बोलते हैं मेरा येलो आता है यूरिन, वो इसका मतलब है वो डिहाइड्रेटेड है, वो पानी पूरा नहीं पीते हैं। तो पानी इतना पीना चाहिए कि यूरिन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वाटर जैसा, और कम से कम 1-2 लीटर दिन का जो है यूरिन आना चाहिए। फ्रूट्स ज़्यादा ले लें, वेजिटेबल्स ज़्यादा ले लें और हेल्दी जो भी ये होता है वो ले लें, रादर दैन टेकिंग ऑयली फूड्स या प्रोसेस्ड फूड्स वो नहीं लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आजकल खीरा जैसे है, सलाद वगैरह, वो ज़्यादा लेना चाहिए, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। फ्रूट्स में स्पेशली वाटरमेलन है या जो भी ये फ्रूट्स हैं वो लेने चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहा अपने आप को, हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो उस सूरत में कोशिश करनी चाहिए एक तो अपने आप को उस एनवायरनमेंट से हटाने की, दूसरा जो है अगर कहीं फ़ैन है, फ़ैन के पास आना चाहिए, वाटर स्प्रिंकल करना चाहिए, और उसके बाद जो है अगर कहीं एसी अवेलेबल है तो एसी के इस एरिया में आना चाहिए। मतलब जो भी कूलिंग के रिलेटेड जो कुछ भी कर सकते हैं, या कोल्ड वाटर से बाथ लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए।
सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण आरुसपुरा के कोटली मियां फतेह से लेकर पिंडी बॉर्डर तक की माइनर नहर में पर्याप्त पानी न छोड़े जाने के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि इस समय धान की रोपाई का सीजन चल रहा है और उन्हें सिंचाई के लिए भरपूर मात्रा में पानी की ज़रूरत है, लेकिन नहरों में पानी ना होने की वजह से खेती का काम रुक गया है। और तो और जिन खेतों में मवेशियों के लिए घास लगाई गई थी वे भी सूखने लगी है। किसानों ने सिंचाई विभाग से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द नहरों में नियमित और पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ा जाए ताकि धान की फसल की रोपाई समय पर होने के साथ साथ पशुओं के चारे की भी रक्षा की जा सके। नहर पानी ये कह रहे हैं कि नहर जी है अपना मराली तो लैके जी पिंडी तक चलती है, ये नहर च पानी तकरीबन पूरा कोई आता नहीं है। ये रस्ते थोड़ा थोड़ा पानी छड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा रस्ते रह जाता है। हूँ साढ़े अगे पानी है, पनीरिया की लोड़ है, पट्ठियां नूं पानी लाना 100 काम ने साढ़े अगे, झोना लाना अं लेकिन सड़ते नहीं, नहर थोड़ी थोड़ी सड़ते हैं। ये रूटीन च नहर आनी चाहिए पानी। ये डिपार्टमेंट का जो नहर का महकमा है उन्होंने ये कहना चाहते हैं भाई अफसरां नूं भाई असीं तुहाडे हत्थ जोड़ के कहने फिर पानी छड्डो तुसीं। हाँ बारिश भी नहीं है उपरों के कोई सोका पेदा, सानू बड़ी जरूरत है पानी की। दिन राती लगे दे, मेहनती करते पे लगे दे बेचारे गुट्ठा बनना जे वो गुड्डन के मेहनती जिमीदार की हो रही है। मतलब यार जी कोटली मियां फतेह लैके पिंडी तक पानी नहर है, इस पानी रूटीन च नहीं आ रहा है। पानी अगर आता है तो थोड़ा आता है, वो अगे रस्ते पुजदा नहीं है, पानी रस्ते च रह जाता पानी, अगे पुजदा नहीं है। तो लोग बड़ी प्रॉब्लम आ रही है पनीरियां वास्ते, पनीरियां में पानी लगाना अगे धान लानी है, कम से कम महकमे नूं चाहिए नहरी महकमे की चाहिए टाइम ते पानी छोड़न, रूटीन च पानी छोड़न, रोज़ पानी छोड़न तो जाइए थोड़ा ज़्यादा किसानों को राहत मिल सकती है। बाकी महकमे की भी चक्कर शक्कर लगाना चाहिए, देखना चाहिए अपना एरिया आन के कितने पानी साढ़ा जरा। जम्मू के मड ब्लॉक के राजपुरा गांव के किसान भी अब पारंपरिक खेतीबाड़ी से हटकर कमाई के लिए नए नए उपयोग कर रहे हैं। इस गांव के कई किसान अब मक्की और बाजरा के बजाय अब तरबूज की पैदावार कर रहे हैं, जो उनके लिए अच्छी कमाई का जरिया साबित हो रहा है। इन किसानों के मुताबिक ये तरबूज पारंपरिक तरीके से उगाए जा रहे हैं, जिन पर रसायनों का उपयोग नहीं किया जा रहा। पहले हम दूसरी फसल लगाते हैं, इस बार हमने भी सोचा कि हम भी तरबूज लगाएं, हमारे लोकल लोग ये खाएं। आए दिन हम वीडियो देखते रहते हैं, कुछ बीमारियों की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हमने इस बार सोचा कि हम भी कुछ अपनी उगाएं, कुछ लोग हमारे अपनी खाएं, देसी लोकल चीज़ें खाएं। हमने तरबूज लगाया भारती का, और लगाया हमने कम से कम 2-3 कमा लगाया हुआ है। हम चाहते हैं कि हम लोग भी लोकल चीज़ें उगाएं, लोग लोकल चीज़ें खाएं। बाहर की चीज़ों में देखो कोई इंजेक्शन लगा के तैयार कर रहा है, कोई कुछ बीमारियां, हर वैरायटी की बीमारी देखने को मिल रही है। इस बार सोचा कि हम लोकल चीज़ें लगाएंगे, लोकल लोग खाएं, इस्तेमाल करें इसको। इधर हम ये तरबूज लगाए हैं, अभी भारतीय बीज है। ये तरबूज में हमने कोई मिलावट नहीं होता है इसमें। जो बाहर का तरबूज आता है उसमें इतनी मिलावट होती है, टीका लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें होता है। लेकिन हम देखिए लगाए हैं, देसी खाद डालते हैं, इसमें कोई नहीं है छिड़काव का, कोई हम दवा जो होता है खाद खुद हम कुछ नहीं फेंके हैं, ऐसे अब अपना उगाए, इसमें कोई भी बीमारी नहीं है। जो बाहर के आता है, आप देखिए मंडियों में आते हैं, ऊपर से चमक इतना होता है, अंदर से पूरा वो खराब होता है। लेकिन हमारा नहीं, आप चेक करके देखिए, जहाँ भी हमारा दवाना होगा इसमें कोई दवा नहीं फेंका है, कोई स्प्रे नहीं किया। पहले हम मक्की वक्की लगाते थे, बाजरा वजरा लगाते थे, लेकिन अभी हमने तरबूज लगाना शुरू किया है। ये बीज इतना अच्छा है और इसमें खर्चा भी नहीं है। आप इसमें दवा हम फेंकते ही नहीं है, लोग है बाहर वाले इतना दवा फेंकते हैं बड़ा करने के लिए, इतना बड़ा होता है तरबूज, लेकिन अंदर से होता है बिल्कुल खराब। लेकिन पहले हम मक्की लगाते थे, अभी हमने ये लगाया, तरबूज लगाया है। तो हम बाकी भी किसानों को यही बोलते हैं कि तरबूज लगाओ, तो इसका इनकम भी अच्छी है। बाहर की चीज़ें जो इसमें वीडियो में भी आता है कि टीका लगता है, यहाँ कोई ऐसी बीमारी होती है उसमें, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे लोकल लोग लगाएं और बीमारी से बचें। गुरु साहब ने खबरों का सिलसिला भी चलता रहेगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।